नफरत भरी मोहब्बत भाग 5। अर्पित को पुरानी बातें याद आ रही थी। कैसे इंद्रजीत ने उसके पिता राघव को बहुत बड़े जाल में फंसा दिया था, जिससे पूरे शहर में उनकी बहुत बदनामी हो गई थी। अर्पित को भी स्कूल से निकाल दिया गया था। दादू भी साथ नहीं दे रहे थे। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें आत्महत्या करने को मजबूर कर दिया था। अर्पित को यह पता था कि उसके माता पिता ये कदम उठाने वाले हैं, लेकिन बच्चा था, वो किस मुंह से कुछ पूछता। दादू के घर जाते वक्त आखिरकार ये सब हो ही गया। अब आगे पास की ही पहाड़ी के नीचे गिरे एक पत्थर पर तेज स्पीड में गाड़ी को चढ़ा दिया, जिससे गाड़ी एक धमाके के साथ पलट गई और उसी वक्त मोड़ से एक तेज गति से आते हुए एक ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। बहुत दूर खड़ा आरू का दिल धक से रह गया। वो अपनी बहन सोना को कस के पकड़ा हुआ था। वो चिल्लाना चाहता था, रोना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से एक आवाज नहीं निकली थी। एक मासूम सा 10-12 साल का बच्चा जिसके सामने ही उसके माता पिता का ये हाल हो गया। आखिर कैसे संभाला होगा उसने खुद को। कुछ देर वो वैसे ही सदमे की अवस्था में वहीं खड़ा रहा। ट्रक वहां से निकल चुका था। आरू जानता था कि ये सब तो होने ही वाला था, लेकिन इस तरह इतनी भयानक मौत ये नहीं जानता था। कुछ ही देर में उसने देखा कि एक गाड़ी वहां आई है। आरू को लगा कि उनकी मदद के लिए रुकी है। आरू ने सोना को संभाला और उस ओर भागा, लेकिन ये क्या, ये तो वही गंदे वाले अंकल थे, वो इंद्रजीत। आरू का मन किया कि वो पत्थर उठाकर उसे मार दे, लेकिन उसकी गोद में सो रही सोना को देखकर उसने कुछ नहीं किया, बस पेड़ की आड़ में खड़ा देखता रहा सब कुछ। आरू क्या हुआ? आरू तुम्हारा यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। जब उसे होश आएगा तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी, अभी जाओ तुम, बोलते हुए उन आंटी ने आरू को जगाया। तब जाकर आरू को होश आया। हाँ, वो कुछ नहीं, बस थोड़ा अतीत में घूमने चला गया था। अच्छा तो ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ, उनका ध्यान रखिएगा। कहते हुए अर्पित ने आंटी के पैर छुए और वहां से निकल गया। घर से निकलते ही जैसे ही वो अपनी बाइक पर बैठा, वैसे ही उसका फोन बजने लगा। उसने कॉल रिसीव किया और कुछ बात करने लगा। कॉल कट करके वो वापस उसी घर में घुस गया जहाँ से अभी निकला था। वही बड़ी सी हवेली जहाँ वो इंद्रजीत अपनी बड़ी सी रात कुर्सी पर जमा बैठा था। पास ही शराब की बड़ी सी बोतल रखी हुई थी। माणिक, वो अभी तक आया क्यों नहीं? आज मुझे सब कुछ जानना है। उस मास्टर के हिसाब से वो कॉलेज का लड़का अर्पित और ये घूंचू लड़का आरव अलग अलग हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो दोनों एक ही हैं। बस आज सिर्फ आज का ही दिन है हमारे पास, समझ रहे हो ना तुम? चलो अभी वापस लगाओ उस लड़के को कॉल। कहते हुए इंद्रजीत ने अपने ग्लास में शराब उड़ेल कर गिलास को अपने होठों से लगा लिया। तभी बाहर से एक नौकर आया। मालिक, वो आ गया। कहते हुए उस नौकर ने अपनी गर्दन झुका ली और चुप होकर वहीं खड़ा हो गया। अब क्या तेरी आरती करूं मैं, या उस लड़के को मैं लेकर आऊं? जा भाग यहाँ से और उस लड़के को अंदर लेकर आ। उस नौकर को वहां से भगाते हुए इंद्रजीत ने कहा। जल्दी ही वो नौकर आरव को अंदर ले आया। जी हाँ, ये वही आरव था जिसने अपनी हल्की भूरी आंखों पर एक मोटा सा चश्मा लगा रखा था। साथ ही एक फ्लावर प्रिंट का सिंपल शर्ट और सिंपल ब्लैक पैंट पहन रखा था। पैरों में सिंपल बाटा की ब्लू चप्पल पहन रखी थी। अरे अरे अरे, आरव आ गया, भूरी आंखों वाला मेरा आरव आ गया। कहते हुए इंद्रजीत बहुत बुरी नजरों से आरव को देखने लगा। आरव को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो वैसे ही खड़ा रहा। अरे अरे आरव, वहाँ क्यों खड़े हो? आओ मेरे पास बैठो। क्या लोगे, चाय कॉफी या ठंडा? अरे माणिक, हमारे आरव के लिए कुछ ठंडे की व्यवस्था करो। हाँ तो आरव, ये लो तुम्हारे बाकी का पैसा। वैसे फास्ट तो तुम बहुत हो, एक ही दिन में सारा काम कर दिया, बहुत अच्छे। लेकिन एक सवाल था तुमसे। आरव को अपने नजदीक बैठाते हुए उसके गले में हाथ डालते हुए इंद्रजीत बोलता जा रहा था। कैसा सवाल? पूछे, हकलाते हुए आरव बोला। वो चलो छोड़ो, आज नहीं, आज कुछ नहीं पूछेंगे। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज शाम हमारे इस बंगले में पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी, और बहुत बड़े बड़े नेता लोग आएंगे। तुम्हें भी आना है, आओगे ना आरव? आरव पर नजर डालते हुए एक रहस्यमय मुस्कान के साथ इंद्रजीत बोला। पार्टी? लेकिन ये पार्टी तो आपकी है ना, मैं कैसे आ सकता हूँ? हकलाते हुए आरव बोला। अरे भाई क्यों नहीं आओगे तुम? आखिर मेरी। इंद्रजीत कुछ कहने ही वाला था, तभी माणिक ने कुछ इशारा किया। अरे आरव, ये तुम्हारे चश्मे पर क्या लगा है, देखो तो जरा। कहते हुए इंद्रजीत ने आरव का चश्मा उतार दिया। अरे सर, ये आप क्या कर रहे हैं? अपना चश्मा इंद्रजीत से लेते हुए आरव बोला, लेकिन इंद्रजीत ने उसे चश्मा नहीं दिया। कितने पावर का है ये? आरव, तुम कहो तो लेंस लगवा दे तुम्हें। चश्मे को देखते हुए इंद्रजीत बोला। नहीं सर, ये तो माँ ने दिया था, इसके बिना तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। हकलाते हुए आरव बोला। इधर उधर देखने लगा। इंद्रजीत ने भी उसका चश्मा पोंछा और उसे पहना दिया। चश्मा पहनाते वक्त इंद्रजीत के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। हाँ तो आरव, आज शाम तैयार है ना पार्टी के लिए? मेरी बेटी का बर्थडे है आज, अब तुम जाओ और शाम को आना। कहते हुए इंद्रजीत वहां से खड़ा हुआ और एक रूम की तरफ चला गया। आरव भी उस बंगले से जा चुका था। कुछ ही देर में उसी बंगले के बाहर हॉर्न की आवाज आई और माणिक के साथ एक गठीले लेकिन कुछ थुलथुले शरीर लिए गोरी चिट्टी महिला, जिस पर हद से ज्यादा गहने लदे हुए थे, अंदर आई। सर जी देखिए, मैं मालकिन को ले आया हूँ, माणिक ने जोर से आवाज लगाते हुए कहा। जैसे ही माणिक ने आवाज लगाई, वैसे ही सामने के एक कमरे से आके सूट बूट पहने शरीफ सा आदमी निकल कर आया। अरे कल्याणी, आ गई आप? कब से हम आपका इंतजार कर रहे थे। उस आदमी ने बड़े प्यार से बोला। अरे इंद्र, आप बुलाए और हम ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? बहुत रह लिया आपके बिना, अब और नहीं रह पाएंगे, बस अब से आपके साथ ही रहने को आ गए। थोड़ी सी झुंझलाती और इतराती हुई कल्याणी बोली। बस कल्याणी, कुछ समय और, फिर आप और हम, हमारे बच्चे सब साथ ही रहेंगे। कहते हुए इंद्रजीत ने कल्याणी का हाथ पकड़ा और अपने पास सोफे पर बिठा दिया। फिर दोनों बातें करने लगे। तभी अचानक एक लड़की उनके सामने चिल्लाती हुई आ गई। ओहो माय गॉड, आप आ गए, कितना मिस किया मैंने आपको। कहते हुए वो लड़की कल्याणी के गले से लग गई। अरे हमारी सकू, कैसी हैं आप? हमने भी आपको बहुत मिस किया। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अरे हाँ, आज तो आपका जन्मदिन है ना, जन्मदिन मुबारक हो बेटे। कल्याणी ने उसका सिर सहलाते हुए कहा। उफ, आप और आपकी ये हिंदी। खैर, बहुत धन्यवाद आपका। आप दोनों बातें कीजिए, हम अभी आते हैं। कहते हुए वो लड़की वहां से चली गई। हाँ तो कल्याणी जी, आज आपकी लाडली का जन्मदिन है और आपके कहे अनुसार हमने आज पार्टी रखी है। अब बस आप तैयारी देखकर डन कर दीजिए। इंद्रजीत कल्याणी को देखते हुए बोले। अरे इंद्र, आप है ना संभालने के लिए, तो हम क्या बोले आप? कहते हुए कल्याणी की नजरें दरवाजे की तरफ गई। कौन है वहाँ? कौन है? अंदर आओ। माणिक भाई जी, देखिए तो बाहर कौन है? बाहर झांकते हुए कल्याणी बोली। जी भाभी जी, अभी देखते हैं। बहुत ही शांत ढंग से माणिक बोला और बाहर दरवाजे की तरफ गया, लेकिन कुछ ही देर में वो वापस आ गया। सर जी, वो थोड़ा हकलाते हुए माणिक कल्याणी की तरफ देखते हुए बोला। अरे माणिक, क्या हुआ? भाभी जी है तुम्हारी, बोल दो क्या हुआ? हंसते हुए इंद्रजीत बोला। वो सर जी, वो आरव वापस आया है। हंसते हुए माणिक बोला तो इंद्रजीत के चेहरे का रंग उड़ गया। अच्छा आरव, ठीक है, बुला लो उसे। देखे क्यों आया है? कल्याणी की तरफ तो कभी माणिक की तरफ देखते हुए इंद्रजीत बोला। कौन आरव? सवालिया नजरों से देखते हुए कल्याणी ने सवाल किया। अरे वो आरव, बहुत ही अच्छा बच्चा है वो, जरा हमने उसके मुश्किल वक्त में मदद की थी तो वो बहुत एहसान मानता है हमारा। बुलाया उसे भी पार्टी में। माणिक, अंदर भेजो उसे।
कहते हुए इंद्रजीत को आरव पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन कल्याणी के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा था। माणिक आरव को अंदर ले आया। आरव की नजर कल्याणी पर ही थी। हुआ यूं कि जब कल्याणी आई थी तो आरव वहीं रुककर उसे देखने लगा था। आरव, इनसे मिलो, ये है तुम्हारी मैडम, मेरी बेटी का बर्थडे है तो आज ये आई है और कुछ महीने यहीं रुकेगी, समझ रहे हो ना? कहते हुए इंद्रजीत ने कुछ महीने शब्दों पर जोर देते हुए कहा। तभी ऊपर की सीढ़ियों से इंद्रजीत की बेटी भागती हुई आई। डैड डैड, मुझे शॉपिंग जाना है, तेज आवाज में दौड़ती हुई आई और उसके साथ ही एक लड़का और एक लड़की भी थे जो उसके भाई बहन थे। अरे सकू, संभल कर, अचानक कल्याणी बोली तो नीचे गर्दन कर खड़े हुए आरव ने फट से अपनी गर्दन ऊपर की और सकू को देखने लगा। वो लड़की सकू भी आरव को देखने लगी, शायद पहचानने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर दोनों एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन फिर आरव ने अपनी नजरें नीचे कर ली। सर जी, मैं चलता हूँ, कहते हुए आरव बहुत ही स्पीड से वहां से निकल गया। जैसे ही वो वहां से निकला, वैसे ही इंद्रजीत की आवाज उसके कानों में पड़ी। सकू बेटे, आप अपने कॉलेज के सारे दोस्तों को बुलाइएगा, स्पेशली अर्पित को, बहुत बातें सुन चुके हैं आपके मुंह से, और ये लीजिए हमारा क्रेडिट कार्ड, जमकर शॉपिंग करो। कहते हुए इंद्रजीत ने अपना कार्ड निकालकर सकू को दे दिया। अर्पित की हवेली में एक हल्की रोशनी, लेकिन अंधेरे से घिरे कमरे में अर्पित बहुत गुस्से में पंचिंग बैग पर जोर जोर से पंच किए जा रहा था। भैया क्या हुआ, आप इतना गुस्सा क्यों हैं? आंसू भरी आंखों से अर्पित को देखते हुए सोना बोली, जो वहीं एक काउच पर बैठी थी। नहीं सोना, हर बार हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। जो वादा मैंने माँ और डैड से किया है वो ऐसे नहीं छोड़ सकता। कहते हुए आरू तेज तेज पंच करने लगा। भैया रिलैक्स करो ना, पानी पियो, मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। कहते हुए डरती हुई सोना ने आरू के सामने पानी की बोतल दी। सोना को इतना डरा देखकर आरू का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। सोना, नहीं बच्चे, मैं ठीक हूँ, तुम रो क्यों रही हो? देखो मैं गुस्सा भी नहीं हूँ। कहते हुए आरू ने सोना को अपने गले से लगाकर उसका सिर सहलाने लगा। मिलते हैं अगले भाग में सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। नफरत भरी मोहब्बत भाग 6। अब तक आपने सुना कि इंद्रजीत आरव को अपनी हवेली बुलाता है, लेकिन ज्यादा बात नहीं हो पाती है। वो बस अपनी बेटी के बर्थडे पर आरव को इनवाइट करता है। कुछ ही देर में इंद्रजीत की हवेली पर कोई गाड़ी आकर रुकी और उसमें से कल्याणी नाम की कोई औरत हवेली में आई। जैसे ही वो वहां आई, वैसे ही इंद्रजीत की काया पलट गई। इसी बीच इंद्रजीत की बेटी और आरव का आमना सामना होता है और आरव उसे देखकर जल्दी से हवेली से निकल जाता है। इधर इंद्रजीत अपनी बेटी को उसके बर्थडे पर उसके दोस्त अर्पित को इनवाइट करने को कहता है, जो आरव सुन लेता है। अर्पित की हवेली पर अर्पित बहुत गुस्से में था और पंचिंग बैग पर पंच कर रहा था। वहीं बैठी सोना बहुत डरी हुई थी और रोने लगी। अब आगे। सोना, नहीं बच्चे, मैं ठीक हूँ, तुम रो क्यों रही हो? देखो मैं गुस्सा भी नहीं हूँ। कहते हुए आरू ने सोना को अपने गले से लगाकर उसका सिर सहलाने लगा। सोना से बात करते हुए बीच में ही अर्पित का फोन रिंग होने लगा। अर्पित ने सोना के जय हिंद स्टूडेंट्स, एनडीए का एग्जाम अब बहुत ज्यादा करीब आ गया। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। हेलो, अर्पित ने कॉल रिसीव करते ही बोला। हेलो अर्पित, क्या कर रहे हो? एक मासूम सी प्यारी सी आवाज में साक्षी बोली। अभी सबसे बात Travel to the Orient without stepping out. Delicious Pan-Asian delivered super fast on Swiggy. Order now. वैसे सोना कैसी है? साक्षी ने अर्पित से पूछा। वो तो अच्छी है, लेकिन कभी हमारे बारे में भी पूछ लिया करो, हम भी तो यहाँ मौजूद हैं। बड़े ही रोमांटिक होते हुए। बस ज्यादा रोमांटिक ना हो। अब सुनो, घर पर पार्टी है और डैड तुमसे मिलना चाहते हैं, टाइम पर पहुंच जाना, समझ गए ना? साक्षी ने अर्पित को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करते हुए कहा। हाँ मैडम, समझ गया, और मिलना तो हमें भी है आपके डैड से। डैड शब्द पर जोर देते हुए अर्पित बोला। कुछ देर बात करने के बाद अर्पित ने कॉल कट कर दिया। अर्पित अभी भी अपनी धुन में मुस्कुरा रहा था। अचानक उसकी नजरें सोना पर गईं, जो मुस्कुराते हुए उसे ही घूर रही थी। क्या हुआ बच्चे, ऐसे क्यों देख रही हो? अपनी भौएं ऊपर करते हुए अर्पित बोला। किससे बात कर रहे थे? सकू कौन है? सोना ने उसे घूरते हुए पूछा। तेरे भाई की गर्लफ्रेंड है सकू। कहते हुए अर्पित मुस्कुरा गया। ओह, गर्लफ्रेंड कब बनाई? मुझे बताया भी नहीं। अपने मुंह पर हाथ रखते हुए सोना बोली। अच्छा बेटा, अब ये भी तुझे बताऊं? तुझे पता भी है गर्लफ्रेंड क्या होती है? गोलू मोलू सोना के गाल खींचते हुए अर्पित बोला। हाँ पता है, मेरी एक फ्रेंड के ना बॉयफ्रेंड है, वो ना उसे रोज चॉकलेट्स देता है। आप भी देते हो ना? मुझे पता है, बस मेरे लिए ही नहीं लाते। कहते हुए अर्पित से अपने गाल छुड़वाए और मुंह फुलाकर दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गई। उसकी बातें सुन और उसकी हरकतें देख अर्पित को हंसी आ गई। फिर अचानक अर्पित को कुछ याद आया। पास ही पड़े एक बैग में से सोना के लिए कुछ चॉकलेट्स निकली और सोना के सामने कर दी। अरे मेरी सोना तो बहुत समझदार है, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड से पहले सोना के लिए ही चॉकलेट्स लेकर आऊंगा। वैसे सोना, तेरे कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? इस बार अर्पित ने अपनी छोटी सी बहन को छेड़ते हुए पूछा। चॉकलेट्स लेते हुए सोना उसे घूरने लगी। नहीं भैया, स्कूल में मेरे टाइप्स के बॉयज नहीं है, एकदम से सोना इतराते हुए बोली। इस बार अर्पित को सोना का नया ही रूप देखने को मिला। अर्पित खुश भी था कि सोना ने किसी बात पर तो अपना व्यू खोल कर दिया। भैया मुझे कुछ चाहिए, सोना थोड़ा हकलाते हुए बोली। बोलो बच्चे, क्या चाहिए? सोना को देखते हुए अर्पित बोला। भैया आपके पास पैसे तो है ना? कुछ उदासी नजरों से देखते हुए सोना बोली। मेरी बहन ने आज पहली बार मुझसे कुछ मांगा है और मैं मना कर दूं, ऐसे कभी हो सकता है क्या? और रही बात पैसे की, तो हमारे डैड बहुत पैसा छोड़कर गए हैं। बोल तुझे क्या चाहिए? सोना का सिर सहलाते हुए अर्पित बोला। भैया वो मुझे गिटार चाहिए। बोलते हुए सोना ने अपनी गर्दन नीचे कर ली। क्या चाहिए तुझे? गिटार? बच्चे तुम्हें पता है गिटार कितना बड़ा होता है? अर्पित को आश्चर्य हुआ कि उसकी इतनी छोटी सी बहन ने उससे गिटार की मांग की। भैया मुझे आता है गिटार बजाना, सोना धीरे से बोली। अरे वाह, मेरी बहन को गिटार बजाना आता है और मुझे पता ही नहीं। चल कोई नहीं, आज ये आरू अपनी सोना को गिटार दिलाएगा। कहते हुए सोना के साथ उस कमरे से निकलकर बाहर हॉल में आ गया। इधर इंद्रजीत की हवेली पर पार्टी की तैयारी चल रही थी। अरे कल्याणी जी, हमारी बेटी तैयार हुई कि नहीं? कहाँ है सकू? कहते हुए इंद्रजीत अपने कमरे में आया जहाँ कल्याणी तैयार होकर बैठी थी। जी डैड, मैं तैयार हूँ। कहते हुए सकू रूम में आ गई। सांवली सी सूरत लिए मुस्कुराते हुए खड़ी क्रीम कलर के इवनिंग गाउन में साक्षी बहुत ही कमाल की लग रही थी। कल्याणी ने उसे देखा और उसके गले से लग गई। अरे वाह, हमारी सकू तो बहुत सुंदर लग रही है। गले लगे ही कल्याणी एक रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ इंद्रजीत को देखते हुए बोली। आप भी कुछ कम नहीं लग रहे हो, बंद आंखों से ही देख सकती हूँ कि डैड आपको ही देख रहे होंगे। कहते हुए साक्षी हंस पड़ी। इंद्रजीत और कल्याणी भी हंसने लगे। सर वो सब आ गए। कहते हुए माणिक ने दरवाजा खटखटाया। अरे भाई चलो, पार्टी शुरू हो गई है, सब साक्षी का ही वेट कर रहे हैं, चलो जल्दी। कहते हुए इंद्रजीत उस कमरे से बाहर चला गया। कल्याणी भी साक्षी को लेकर बाहर आ गई। इधर इंद्रजीत हवेली के कोने पर बने लॉक लगे कमरे की तरफ गया, जहाँ आज तक हवेली में रहने वाला एक सदस्य भी नहीं गया। इंद्रजीत ने उस रूम का लॉक खोला और उसके अंदर चला गया। कुछ ही देर में वो वहाँ से बाहर निकल आया। उस वक्त कमरे में से किसी की सिसकियां सुनाई दे रही थी, जो पार्टी में चल रहे डीजे की आवाज में दब चुकी थी। पार्टी शुरू हो चुकी थी। शहर के बड़े से बड़े नेता, मीडिया, बड़े अफसर और साक्षी के कॉलेज के प्रिंसिपल और दोस्त भी आए थे। अर्पित नहीं आया था। पार्टी के 2-4 लोगों को अर्पित के आने का बेसब्री से इंतजार था। उन लोगों में एक तो साक्षी थी और बाकी इंद्रजीत और कॉलेज का प्रिंसिपल भी अर्पित का इंतजार कर रहे थे।
तभी इंद्रजीत की नजर आरव पर गई, जो कि डरा सहमा सा इधर उधर देखे जा रहा था। माणिक, वो लड़का क्या नाम है उसका? आरव, वो आ गया है, उसे जाकर देखो। और हाँ, आज उससे ऐसी वैसी कोई बात मत करना, मेरी बेटी का बर्थडे आज, समझ गए? इंद्रजीत माणिक से बोला। जी जी सर, जी समझ गया। कहते हुए माणिक आरव के पास गया और उसे इंद्रजीत के पास ले आया। अरे आरव, तुमने देखा माणिक, मेरा आरव आ गया। कहते हुए एक अजीब सी हंसी इंद्रजीत हंसने लगा। अभी उसकी नजर इन लोगों को ही देख रही साक्षी पर गई। इंद्रजीत संभला और कुछ सोचते हुए उसने साक्षी को अपने पास आने का इशारा दिया। इशारा पाकर साक्षी और उसके साथ खड़ी सीमा इंद्रजीत के पास आ गए। साक्षी, इससे मिलो, ये है आरव, और आरव, ये है मेरी बेटी साक्षी। इंद्रजीत ने आरव को घूरते हुए साक्षी के एक्सप्रेशन पर नजर डाली। डैड, सुबह ही तो मिले थे नाम। वैसे आरव, क्या हम एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं क्या? आरव को पहचानने की कोशिश करते हुए साक्षी बोली। हाँ सकू, इसकी कुछ शक्ल अर्पित से मिलती है ना? सीमा भी बीच में बोल उठी। इंद्रजीत एक रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ इन सबको देख रहा था। इधर आरव का दिल धक धक हो रहा था। साक्षी और सीमा की बातें सुनकर वो थोड़ा अजीब बिहेव करने लगा था। अरे सकू बेटे, आपके सारे दोस्त तो आ गए, लेकिन आपका वो स्पेशल फ्रेंड, क्या नाम था उसका? हाँ अर्पित, वो कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं? अब इंद्रजीत ने अपना पासा फेंका। अरे हाँ, वो तो टाइम का पंक्चुअल है, लेट नहीं होता कभी भी, आज आया क्यों नहीं वो? साक्षी ने हॉल में लगी दीवार पर घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। अरे सकू, मैं तो बताना भूल ही गई, जब मैं घर से निकल रही थी तब मुझे अर्पित का फोन आया था। आज ना वो सोना को लेकर मार्केट गया है। उसने बोला कि पहली बार सोना ने उससे कुछ मांगा है तो वो मना नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही टाइम मिलेगा वो पार्टी में आ जाएगा। सीमा कुछ याद करते हुए बोली। सीमा की बात सुन साक्षी का मुंह उतर गया। अरे बच्चे, उदास क्यों हो रही हो? तुम अर्पित को कॉल कर लो। और क्या? साक्षी को उदास देखकर इंद्रजीत को एक आइडिया आया। उसने आरव को देखते हुए साक्षी को अर्पित को कॉल करने के लिए बोला। जी डैड, अभी करती हूँ। ऐसे कैसे वो मेरी पार्टी को छोड़ सकता है? उसे बोल दूंगी कि मार्केट से सीधा यहीं आ जाए और सोना को भी ले आए। कहते हुए साक्षी ने अपना फोन निकाला और अर्पित को कॉल लगाया। जैसे ही साक्षी ने अर्पित को कॉल लगाया, वैसे ही आरव का फोन बजने लगा। सबकी नजरें बस आरव पर ही थी। सबको अपनी तरफ देखता पाकर रंग उड़ गया। इंद्रजीत खड़ा कुटिलता से मुस्कुरा रहा था। इंद्रजीत आगे बढ़ा और आरव को देखते हुए साक्षी से उसका फोन ले लिया। इंद्रजीत ने फिर से अर्पित को कॉल किया, लेकिन इस बार आरव का फोन नहीं बजा। एक बार के लिए इंद्रजीत बौखला गया, लेकिन जब सामने से उसे अर्पित का हेलो सुनाई दिया तो उसने साक्षी को फोन दिया और माणिक को कुछ इशारा कर वहां से चला गया। साक्षी केक काटने को तैयार थी, बस उसे अर्पित के आने का इंतजार था। केक काटते हुए अचानक उसकी नजर दरवाजे पर गई, जहां अर्पित खड़ा था। बहुत ही हैंडसम लग रहा था अर्पित, क्रीम शर्ट विद ब्लैक सूट में। अर्पित आ गया, चिल्लाते हुए साक्षी दरवाजे की तरफ गई और अर्पित को खींचते हुए पार्टी में ले आई। केक कट हुआ और जमकर पार्टी हुई। अर्पित, चलो ना डैड से मिलवाती हूँ, कहते हुए साक्षी अर्पित को इंद्रजीत के सामने ले आई। इंद्रजीत अर्पित को अपने सामने देखकर हैरान रह गया। वो कभी अर्पित को तो कभी आरव को देखे जा रहा था। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सोचा कि आरव और अर्पित एक ही है, लेकिन ये तो अलग अलग है। चलो कोई नहीं, अब कोई डर नहीं। मन ही मन सोचते हुए अर्पित को देखे जा रहा था इंद्रजीत। डैड, क्या सोच रहे हो? मैंने कहा था ना कि अर्पित आएगा, ये देखो आ गया। साक्षी इतराते हुए बोली। कैसे हो अर्पित बेटे? साक्षी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी, कहते हुए इंद्रजीत अर्पित के पास बढ़ा। अपने सबसे बड़े दुश्मन को अपने सामने देख रहा था अर्पित। आज शायद सही मायने में वो उसके सामने आया था। उसका मन तो कर रहा था कि पास ही पड़ी शराब की बोतल को उसके ऊपर दे मारे, लेकिन वो मजबूर था। इंद्रजीत उसके पास आया और उसे अपने गले से लगा लिया, लेकिन अभी भी उसकी नजर आरव पर ही थी, जो उससे नजरें चुरा रहा था। अरे अर्पित, चलो तुम्हें किसी से मिलवाते हैं, कहते हुए इंद्रजीत ने आरव को अपने पास आने का इशारा किया। आरव और अर्पित दोनों आमने सामने थे। मिलते हैं अगले भाग में सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। नफरत भरी मोहब्बत भाग 7। अब तक आपने सुना कि अर्पित साक्षी को इंद्रजीत की बेटी की तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। उसके मन में कुछ न कुछ चल रहा था। इसी बीच अर्पित को सोना में भी कुछ चेंजेस नजर आ रहे थे। इंद्रजीत ने आरव और अर्पित दोनों को ही साक्षी के बर्थडे पर इनवाइट किया था, क्योंकि उसे ये जानना था कि आरव और अर्पित एक ही हैं या अलग अलग। लेकिन पार्टी में आरव और अर्पित दोनों आते हैं और दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। अब आगे इंद्रजीत अर्पित को आरव से मिलवाने के लिए ले आया था। अब आरव और अर्पित दोनों आमने सामने थे। डैड, अर्पित हमारे घर पहली बार आए हैं और आप हैं कि उन्हें पता ही नहीं किस किस से मिलवा रहे हैं। बड़े ही एटीट्यूड में इंद्रजीत की दूसरी बेटी और साक्षी की बहन नेहा बोलते हुए इंद्रजीत के पास आई। और ये आरव कौन है? पता नहीं कहाँ से ले आए। आरव को घूरती हुई नेहा बोली। नेहा, ये मेहमान है हमारे। साक्षी भी बोलती हुई वहाँ आ गई। वाओ, मेहमान? अरे दी, स्टेटस देखा इसका? किस एंगल से मेहमान दिख रहा है ये? ऐसे तो हमारे नौकर भी नहीं रहते। नफरत भरी नजरों से नेहा ने आरव को देखते हुए कहा। इधर अर्पित को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि अभी नेहा को एक चांटा लगाए और चुप करवा दे, लेकिन उसने चुप रहने में ही भलाई समझी। दूसरी तरफ अर्पित की तरह आरव को भी गुस्सा आ रहा था। हाँ मैडम, हम ना तो आपके जैसे हैं और ना ही आपके नौकरों जैसे। हम जैसे भी हैं एकदम अच्छे हैं। और ये पार्टी, अरे हम तो आना ही नहीं चाहते थे, लेकिन ये तुम्हारा बाप, इसी ने हमें इनवाइट किया। जिस इंसान को तुम बहुत शरीफ समझ रही हो ना, वो इंद्रजीत एक नंबर का मक्कार इंसान है। जब हवेली में कोई नहीं होता तो ये यहाँ शराब और शबाब में डूबा रहता है। आरव अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और बेधड़क बिना रुके बोलता चला गया। आरव की बात सुनकर साक्षी को बहुत गुस्सा आ गया था और साक्षी ने बिना कुछ सोचे समझे ही आरव को एक चांटा मार दिया। साक्षी, ये क्या कर रही हो तुम? जैसे ही साक्षी ने आरव को चांटा मारा, अचानक ही अर्पित चिल्ला उठा। तो और क्या करूं अर्पित? ये लड़का कब से मेरे डैड की बुराई किया जा रहा है, तो क्या मैं खड़ी खड़ी देखती रहूं? साक्षी ने गुस्से भरी नजरों से आरव को तो कभी अर्पित को देखते हुए कहा। बाहर निकालो इसे यहाँ से, साक्षी ने अपने वहाँ खड़े गार्ड से कहा। जैसे गार्ड आरव को वहाँ ले जाने को आए, वैसे अर्पित आरव के सामने आ गया। नहीं साक्षी, मुझे लगता है कि आरव को भी कुछ कहने का मौका दिया जाना चाहिए, अर्पित बोला। ये क्या कह रहे हो तुम? अर्पित, इसने मेरे डैड की बेइज्जती की है। साक्षी बहुत गुस्से में बोली। हाँ बेइज्जती की, लेकिन क्योंकि ये भी तो पता होना चाहिए ना। अर्पित ने आरव का पक्ष लेते हुए कहा। वाह, तुम मेरी पार्टी में आए हो और इसका साथ दे रहे हो, बहुत अच्छे। मुझे क्या लगता है ये जो तुम्हारे ऊपर गरीब लोगों का भला करने का भूत है ना, वो वापस से सवार हो गया है। अर्पित, ऐसे लोग ना बाद में धोखा ही देते हैं और तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बाहर निकालो इस बेशरम लड़के को। बहुत ही ज्यादा गुस्से में साक्षी बोली। उसका गुस्सा होना भी जायज था। आखिर कौन बर्दाश्त करे अपने पेरेंट्स की बेइज्जती, तब जब उसे ये पता भी नहीं हो कि उसके डैड कितने गिरे हुए इंसान हैं। साक्षी को इस रूप में देख अर्पित भी हैरान था। गार्ड्स जैसे ही आरव को ले जाने लगे तो अर्पित ने उन्हें रोक दिया। कोई हाथ भी नहीं लगाएगा इसे, वरना अच्छा नहीं होगा। साक्षी, अपने गार्ड्स को कहो कि यहाँ से चले जाएं। इस बार अर्पित भी गुस्से में बोल उठा। क्यों अर्पित, तुम्हें इससे इतनी हमदर्दी क्यों है? साक्षी लगभग चिल्लाते हुए बोली, लेकिन अर्पित ने उसे देखकर अनदेखा कर दिया। इधर जितने भी मीडिया वाले थे सब अपने काम में लग गए। उन्हें मसाला जो मिल गया था। मीडिया को अपनी तरफ पाकर अर्पित ने आरव का हाथ पकड़ा और वहाँ से निकल गया। इंद्रजीत हैरान था कि आखिर ये सब क्या हुआ और साक्षी भी फटी आंखों से ये सब देखती रही। इधर अर्पित बहुत गुस्से में था। अर्पित ने अपनी बाइक स्टार्ट की और आरव को बैठने का इशारा किया और हवेली से दूर निकल गया। दोनों ही खामोश थे।
तेज स्पीड में चलती बाइक सीधे ही एक गली के नुक्कड़ पर बने उसी घर के सामने रुकी। दोनों उतरे और उस घर में घुस गए। भाई सॉरी, वो अपने कान पकड़ता हुआ आरव बोला। क्या सॉरी? सोम, तूने सब कुछ एक ही झटके में खत्म कर दिया यार। तू ऐसी गलती कैसे कर सकता है? यदि मैं तुझे बचाकर नहीं लाता तो आज कल तेरी लाश किसी नाले में मिलती। सब खत्म कर दिया। थोड़ा गुस्से में अर्पित बोला। आरू यार, मुझे कंट्रोल नहीं हुआ, पता नहीं कैसे मेरे मुंह से सब कुछ निकल गया। वो मुझे आरव बना। सोम आगे कुछ कहता इससे पहले ही अर्पित ने आगे बढ़कर अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया और उसे चुप रहने का इशारा किया। सोम ने क्या हुआ का इशारा किया। अर्पित ने एक झटके से उसका चश्मा उतार दिया। वो अभी भी उसे चुप रहने का इशारा ही कर रहा था। पास ही पड़ी टेबल पर कागज और पेन पड़े थे, उन्हें उठाया और उस पर कुछ लिखने लगा। सोम, इस चश्मे पर रिकॉर्डर फिट है, तू चुप ही रहना। अब जल्दी बता कि अभी जो बात रिकॉर्ड हुई है वो कैसे हटेगी, कोई आइडिया है? लिखकर अर्पित ने वो कागज का टुकड़ा सोम को दिया, जिसे पढ़कर सोम सख्ते में आ गया। सोम ने इधर उधर देखा, तभी उसकी नजर एक बॉक्स पर गई। वो उसे लेकर आया और उसे खोला। उस बॉक्स में कुछ मैग्नेट थे। सोम ने चश्मे को उसमें रखकर बंद कर दिया। दोनों ने राहत की सांस ली। आरू, सच में उस लड़की की बात सुनकर मैं अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पाया। सोम फिर से बोला। सोम, तुझे पता है तूने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब तक तो मैं आरव बनकर जाता था, लेकिन अब तो मैं वहां जा भी नहीं पाऊंगा। अब तक मैंने उसके काले कारनामों का बहुत सा चिट्ठा इकट्ठा कर लिया है, लेकिन अब वो तुझ पर और मुझ पर दोनों पर नजर रखेगा। और साक्षी, मैं तो हैरान हूं कि साक्षी, मेरी साक्षी उसकी बेटी है। खैर, साक्षी उसकी कमजोरी है तो उसे काबू में करना और भी आसान हो जाएगा। अपने मॉम और डैड के अपमान का बदला लेने के लिए मैं अपनी मोहब्बत भी कुर्बान कर सकता हूँ। वैसे सोम, एक बात तो कहनी पड़ेगी, तेरा मेकअप आर्टिस्ट होना मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहा है। आज तूने आरव का रोल भी बहुत अच्छे से निभाया। कहते हुए अर्पित ने सोम को गले से लगा लिया। क्या फायदा आरू, जब तेरे किए कराए पर पानी फिर गया। अब कुछ और सोचना पड़ेगा। गले लगे लगे ही सोम बोला। तभी वहां रहने वाली आंटी आ गई। बच्चों, खाना बन गया है, आ जाओ तुम दोनों। कहते हुए पास की टेबल पर खाना लगाने लगी। माँ, वो कैसी हैं अब? सोम ने उन आंटी की तरफ देखते हुए कहा। पहले से बेहतर है, लेकिन बंद आंखों से आंसू निकल आते हैं कभी कभी। अर्पित बेटे, एक बार तो उन्हें देख लो तुम, शायद तुम्हारी आहट से जग जाए। अर्पित को देखते हुए आंटी बोली। नहीं आंटी, हिम्मत ही नहीं है। कहते हुए अर्पित गर्दन नीचे करके खाना खाने लगा। अपनी हवेली में आकर अर्पित अपने रूम में बहुत गुस्से में टहलने लगा। सब कुछ तो छिन गया मेरा। वो साक्षी, कैसे बताऊं उसे इंद्रजीत की सच्चाई? नहीं अर्पित, तुझे कमजोर नहीं पड़ना है। चाहे साक्षी तेरी मोहब्बत ही क्यों ना हो, लेकिन अपने पेरेंट्स के अपमान का बदला तो लेना ही है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मेरी ये मोहब्बत अब नफरत भरी मोहब्बत कहलाएगी। अब उसके जरिए मैं इंद्रजीत तक पहुंचूंगा। दूसरे दिन सब कॉलेज में थे। साक्षी बहुत ज्यादा अपसेट थी कल की बात को लेकर। इधर सीमा और बाकी दोस्त साक्षी को देख रहे थे और साथ ही अर्पित का इंतजार भी कर रहे थे। जैसे ही अर्पित आया वैसे ही सबकी नजर अर्पित पर गई और अर्पित की नजरें साक्षी पर थी। अर्पित साक्षी को देखते ही गुस्से से भर उठा था। अर्पित, क्या हुआ है तुम्हें? कल से ये सब क्या था? सीमा ने अर्पित के पास आते हुए कहा। प्लीज सीमा, अभी कुछ भी कहने के मूड में नहीं हूँ। सीमा को अपने सामने से हटाते हुए बोला। क्या हुआ अर्पित? ऐसा भी क्या कह दिया उसने? वो लड़का आरव इंद्र अंकल की बेइज्जती कर रहा था और साक्षी बोलने वाली थी, लेकिन अर्पित ने उसे चुप करवा दिया। इंद्र अंकल? वाओ, वो इंद्रजीत? जानती क्या हो तुम उसके बारे में? और साक्षी, वो उसकी बेटी। सीमा, मैं उस इंद्रजीत से नफरत करता हूँ, नफरत। आरव ने जो भी कहा सब सच कहा। कहते हुए अर्पित वहां से चला गया। सीमा वहीं खड़ी हैरानी से उसे देखती रही। अर्पित के दोस्तों में सिर्फ सीमा ही थी जो अर्पित के पेरेंट्स का सच जानती थी। क्लास लेने के कुछ देर बाद ही अर्पित के पास एक कॉल आया और उसे कैंटीन में आने को कहा। जैसे ही वो कैंटीन की तरफ बढ़ा वैसे ही एक और कॉल उसके पास आया। उसने कॉल लिया और बात की। जैसे ही उसने बात की उसके चेहरे पर एक डर की लकीर खिंच गई थी। अर्पित बहुत परेशान था तो वो बिना कुछ सोचे समझे ही वहां चला गया था। वहां पहले से ही सारे दोस्त मौजूद थे और साक्षी भी। जैसे ही अर्पित वहां पहुंचा वैसे ही सबसे पहले उनकी नजर साक्षी पर ही गई। जैसे ही साक्षी को देखा वैसे ही उसे गुस्सा आने लगा, लेकिन आखिर मोहब्बत वो उसी की थी। एक झटके में मोहब्बत कब खत्म होती है? अर्पित, आना, क्या हुआ है? तू और साक्षी एक दूसरे से बोल क्यों नहीं रहे हो यार? आखिर बात क्या है? साक्षी, तुम बोलो यार, हुआ क्या है? अब कल वाली बात को मारो गोली और बात करो एक दूसरे से। अर्पित और साक्षी के एक कॉमन फ्रेंड ने पूछा। इसे बोलो कि पहले ये सॉरी बोले वरना मैं बात नहीं करूंगी। थोड़ा इतराते और झूठा गुस्सा दिखाते हुए साक्षी बोली। सॉरी और मैं नेवर, मैं क्यों सॉरी बोलूं? अरे गलती क्या है मेरी जो मैं सॉरी बोलूं? नहीं, मुझे कोई सॉरी बोलना ही नहीं है। साक्षी की बात सुनकर अर्पित का गुस्सा फूट पड़ा। गलती तुम्हारी ही है अर्पित, वो लड़का मेरे डैड की बेइज्जती कर रहा था और तुम उसका पक्ष ले रहे थे। अर्पित के पास आकर गुस्से से उसकी आंखों में देखती हुई साक्षी बोली। अर्पित को और गुस्सा आ गया। अर्पित ने साक्षी का एक हाथ पकड़कर पीछे ले जाते हुए मोड़ दिया और उसे पास ही की दीवार से टिका दिया। हाँ, ले रहा था पक्ष उसका, क्योंकि वो सही था। और तुम्हारा बाप वो इंद्रजीत, अरे जानती क्या हो तुम उसके बारे में? गुस्से में भड़कता हुआ अर्पित बोला। अर्पित, छोड़ो मुझे, दूर हटो। कहते हुए साक्षी ने अपना पूरा दम लगाकर खुद को छुड़ाते हुए अर्पित को धक्का दे दिया। बस करो अर्पित, कल भी तुमने सबके सामने मेरे डैड की बेइज्जती की और आज फिर से? गुस्से में साक्षी बोली। कैंटीन में खड़े सभी लोग नहीं देख रहे थे, वो इसी लायक है। देखना तुम, एक दिन उसके सारे काले कारनामे मैं सबके सामने लेकर आऊंगा। वो तुम्हारा बाप लड़कियों का सौदागर है, सुना तुमने? सबके सामने ही अर्पित बस बोलता चला गया। ये बात सुनकर साक्षी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो अर्पित को चांटा मारने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि अर्पित ने उसका हाथ पकड़ लिया। ना, ऐसी गलती भूल कर भी मत करना। कहते हुए उसका हाथ झटक दिया और वहां से चला गया। उसके पीछे सीमा भी आ गई। अर्पित, अर्पित, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बोलो अर्पित, क्या हुआ है? बोलते बोलते सीमा अर्पित के पीछे पीछे पार्किंग तक पहुंच गई। सीमा प्लीज, अभी मुझसे कुछ मत पूछो, मुझे अभी अर्जेंट कहीं जाना है। कहते हुए जैसे ही अर्पित ने अपना हेलमेट लगाया वैसे ही उन दोनों को एक चीख सुनाई दी। सीमा और अर्पित हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। साक्षी, दोनों ही एक दूसरे को देखते हुए बोले। अर्पित ने अपना हेलमेट वहां छोड़ा और कॉलेज के मेन गेट की तरफ दौड़ा, लेकिन तब तक बड़ी सी गाड़ी साक्षी को किडनैप करके ले जा चुकी थी। अर्पित, ये सब क्या हुआ है? हैरानी से अर्पित को देखती हुई सीमा बोली। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कहीं ये तो नहीं सोच रही कि ये सब मैंने किया है? सीमा को देखते हुए अर्पित बोला। अर्पित, तुम मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? तुम्हारे पेरेंट्स के साथ जो कुछ हुआ, क्या वो इंद्र अंकल ने? सीमा ने उससे पूछा। मत कहो उस इंसान को अंकल, वो अंकल क्या किसी का पिता कहलाने लायक नहीं है। और हाँ, उसी ने किया है। उसकी वजह से मेरे मॉम डैड मुझसे दूर हो गए और अब मेरी सोना। कहते हुए रो पड़ा अर्पित। सोना? क्या हुआ सोना को? अर्पित, बोलो ना, क्या हुआ सोना को? घबराती सी सीमा बोली। सीमा, मैं अपनी सबको को बेहद प्यार करता हूँ, उसे चोट पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ वो मेरी मजबूरी थी। उस इंद्रजीत ने मेरी सोना को किडनैप कर लिया है और अब साक्षी को भी। कल सब कुछ पता चल गया है उसे। साक्षी को उसी ने किडनैप करवाया है और मुझसे अभी जो कैंटीन में हुआ वो सब करवाया गया ताकि साक्षी को लगे कि उसको किडनैप मैंने किया है। सीमा, वो साक्षी उसकी बेटी ही नहीं है, लेकिन साक्षी उस इंद्रजीत को बहुत मानती है। अपनी आंखों में आंसू भरते हुए अर्पित ने सब कुछ सीमा को बता दिया। क्या? तो किसकी बेटी है वो? सीमा ने हैरानी से पूछा। यही तो नहीं पता मुझे, और ये बात मैंने खुद इंद्रजीत के मुंह से सुनी थी जब मैं उस दिन कॉलेज लेट आया था। उस दिन आरव बनकर मैं गया था उसकी हवेली पर। बोलते बोलते अचानक ही अर्पित के मुंह से आरव का नाम निकल गया। क्या?
आरव, तुम आरव? हाँ आरव, मैं ही आरव हूँ। लेकिन पार्टी वाले दिन मेरा एक दोस्त सोम आरव बनकर गया था। बस वही गलती हो गई। उस इंद्रजीत ने मेरे चश्मे पर रिकॉर्डर फिट कर दिया था और मैं ये सब सोम को बताना भूल गया था। अब सब कुछ वो इंद्रजीत जान चुका है। कहते हुए अर्पित अपने सिर पर हाथ रखकर वहीं पड़ी एक बेंच पर बैठ गया। अर्पित, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और देखना, ना तो सोना को और ना ही साक्षी को कुछ होने देंगे। हम दोनों मिलकर बचा लेंगे उसे। सीमा उसके पास बैठते हुए बोली, नहीं सीमा, अब और कुछ खोना नहीं चाहता मैं। मेरे सब दोस्त मतलब के हैं, बस तुम्हें छोड़कर। मैं तुम्हें कोई खतरे में नहीं डाल सकता। ये मेरे अकेले की लड़ाई है। मुझे मेरे पेरेंट्स की बेइज्जती का बदला लेना ही है। अर्पित अपने आंसू पोंछते हुए वहां से खड़ा हो गया और जैसे ही जाने लगा वैसे ही उसके फोन पर कॉल आ गया। रिसीव किया। तुझे क्या लगता है तू सरजी को यूं चुपके से बर्बाद कर देगा? नहीं नहीं बच्चे, जिस खेल को तू खेल रहा है ना, हम उस खेल के मास्टर हैं। अब सुन काम की बात, यदि तेरी उस चुटकी सी बहन को बचाना चाहता है तो तेरे पास जो भी सबूत है वो वापस कर दे, वरना तेरी बहन कहते हुए वो निर्दयता से हंसने लगा। मेरी बहन को यदि कुछ भी हुआ ना तो याद रखना तुम में से कोई नहीं बचेगा। और उस तुम्हारे सर इंद्रजीत को तो ऐसी मौत दूंगा कि देखने वाले की भी रूह कांप जाएगी। गुस्से से कांप रहा था अर्पित। आगे कुछ बोलता तब तक कॉल ही कट हो गया। मिलते हैं अगले भाग में सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। नफरत भरी मोहब्बत भाग 8। अब तक आपने सुना कि पार्टी में आरव को बहुत कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन आरव भी आखिर साक्षी के सामने इंद्रजीत की बेइज्जती कर देता है और इसमें उसका साथ देता है अर्पित। इसकी वजह से साक्षी उससे गुस्सा हो जाती है। दूसरे दिन अर्पित साक्षी से अच्छा बिहेव नहीं करता क्योंकि उसकी बहन सोना को किडनैप कर उसे मजबूर कर दिया जाता है साक्षी के साथ ऐसा व्यवहार करने को। अब आगे, मेरी बहन को यदि कुछ भी हुआ ना तो याद रखना तुम में से कोई नहीं बचेगा और उस तुम्हारे सर इंद्रजीत को तो ऐसी मौत दूंगा कि देखने वाले की भी रूह कांप